और इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले आधे घंटे से सुनवाई चल रही है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दावा किया है कि आर्यन खान संपर्क में थे ड्रग डीलर्स के। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का केस रखते हुए यह भी कहा है कि आर्यन खान पहली बार नहीं ले रहे थे ड्रग्स। ये बात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं। आर्यन खान और अरबाज दोनों काफी समय से सेवन कर रहे थे। ये मामला इस समय अब सुना जा रहा है, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रख रहे हैं। और ये जो सारा केस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है अरविंद, वो इसी बात पर है। दो चीजें, एक, ये पहली बार ड्रग्स का सेवन या उसकी तैयारी नहीं थी, पहली बात, ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, दूसरी बात, और जिस पक्ष पर जो संभवतः वो आएंगे, जो हलफनामे में एफिडेविट में बात दी गई है कि केस को, विटनेसेस को प्रभावित करने का भी प्रयास किया गया। जी बिल्कुल, देखिए, और अब काफ़ी इम्पोर्टेंट बात इसमें यहाँ पर आएगी। 2 अक्टूबर को ये रेड हुई थी। एएसजी का कहना है कि एक कलरफुल पार्टी थी, कम से कम इन्हें गांधी जयंती के दिन नहीं करना चाहिए था। ये एक बहुत दिलचस्प बात कही, जिस पर जस्टिस सांबरे उन्होंने कहा कि दे डिड नॉट हैव अ पार्टी, यानी उनका कहना था कि उन्होंने पार्टी नहीं की। जैसी बात भी आ रही थी कि क्रूज में दाखिल होने से पहले ही आर्यन और अरबाज को पकड़ लिया गया था, जब सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी, जिसमें एनसीबी की टीम ने दावा किया था कि जो शूज़ था, उस शूज़ में अरबाज के वो 6 ग्राम जो ड्रग्स थी वो रिकवर की गई थी। तो इस तरह की दलीलें वो लगातार जो दे रहे एएसजी अनिल सिंह। लेकिन बीच बीच में यहाँ दिलचस्प ये है कि बाकायदा जज जो है वो टोक कर सवाल भी पूछ रहे हैं एएसजी से। लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए तो शुरुआत वहीं से हुई कि आर्यन और अरबाज काफ़ी वक्त से ड्रग्स ले रहे हैं। व्हाट्सएप चैट का हवाला इसमें दिया गया। उसके अलावा ये भी कहा कि हार्ड ड्रग्स ले रहे थे। उसके अलावा ये भी कहा गया कि पैडलर के संपर्क में थे। एक पैडलर गिरफ्तार हुआ था, हालांकि वो क्रूज से गिरफ्तार नहीं हुआ था। ये बेहद दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। ये देखना सबसे जरूरी है कि ये दलील जो पहले भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सेशन कोर्ट में और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दे चुकी है, कितने घंटे तक देती है। जज का ऑब्जर्वेशन क्या है? जज ने यह भी कहा है कि मैं बिल्कुल व्हाट्सएप चैट पढ़ूंगा। तो यानी जब ये आर्गुमेंट पूरा हो जाएगा तो एक बात तो क्लियर है कि जज वो व्हाट्सएप चैट भी जरूर पढ़ेंगे, यानी उसमें भी वो वक्त जरूर लेंगे। देखिए, ये क्लियरिटी गौरव वो सामने तो आ चुकी है, क्योंकि लगातार हम, आप और मुस्तफा ये बात कर रहे थे कि कितने घंटे तक ये आर्गुमेंट चलेगा। तो कल भी ये एएसजी ने क्लियर किया था कि 1 घंटे बहुत मुमकिन है कि रिजॉइंडर आर्गुमेंट हो जाए। नहीं, रिजॉइंडर आर्गुमेंट। और एक और बड़ी बात जो इस समय अदालत से विद्या हमारी सहयोगी बता रही हैं, वो ये है अरविंद, और तंसीम हैदर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में यह कहा कि ये क्रूज सिर्फ 2 दिनों का था, और जो मात्रा मिली है ड्रग्स की 8 लोगों से, वो इतनी है कि वो केवल पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं हो सकती। तो ये बड़ी बात है। तंसीम, शाहरुख खान भी वकीलों से इस समय अपने बात कर रहे हैं, तो रणनीति पर और अदालत में क्या हो रहा है उस पर लगातार पैनी नजर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की भी है। जी, जाहिर है कि वो, उनके वकील, उनकी पूरी टीम, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, वो सारे सबके टच में हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं लगातार, क्योंकि आज का दिन है वो बहुत क्रूशल डे माना जा रहा है। आर्गुमेंट जो है वो बचाव पक्ष का पूरा हो चुका है, और अब जो है एएसजी जो है वो अपनी बात रख रहे हैं कोर्ट में। जाहिर है कि वो बताना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह इन लोगों को जमानत ना मिल पाए। उस जमानत को विरोध करने पर कई व्हाट्सएप चैट्स की बात की गई है, कंजम्पशन की बात की गई है, और बड़ी इस पार्टी की बात की गई है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो जाहिर है कि कोशिश एनसीबी की यही है कि किसी भी हालत में इनकी जो जमानत याचिका है उसको जमानत इनको ना मिल पाए। दूसरी तरफ मैं जहां मौजूद हूं, यहां पे एनसीबी की जो जांच की टीम है, जो दिल्ली से आई हुई है, जिसमें 5 सदस्यीय टीम है, वो अपनी अलग जांच कर रही है, जिसमें कल समीर वानखेड़े के स्टेटमेंट हुए थे। 7 पेज का 7 पन्नों का स्टेटमेंट उन्होंने अपना दाखिल किया। उसमें आज भी कई गवाहों के स्टेटमेंट हुए हैं यहाँ पे, और लगातार
लगातार स्टेटमेंट जारी है। एक तरफ तो कोर्ट में चल रहा है आर्यन की जमानत का मामला, दूसरा जो जांच चल रही है समीर वानखेड़े के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं उसकी जांच यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे पूरी टीम मौजूद है, लगातार एक कैमरे की निगरानी हो रही है और जो भी गवाह आ रहे हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो बाकायदा एक सिस्टम पे अपने बयान लिख रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया अलग चल रही है और कोर्ट में प्रक्रिया अलग चल रही है। तो जाहिर है कि एक तरफ कोशिश ये है वकीलों की कि किसी भी तरह आर्यन की जमानत करा ली जाए, जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहते हैं कि किसी भी हालत में इस जमानत को रोका जाए। बिल्कुल। और दूसरी जो बड़ी खबर इस समय यह आ रही है, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो अब पंचनामा पढ़ रहे हैं आर्यन और अरबाज के बारे में, और उन्होंने क्या कहा व्हाट्सएप चैट्स के जरिए। यह कहा जा रहा है कि Aryan had knowledge, he was aware of the drugs, it was meant for consumption of both, meant to smoke during the cruise journey। लेकिन अरविंद, ये किस आधार पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? अगर वो ये कह रहे हैं व्हाट्सएप चैट में, अगर ये लिखा गया है वी विल हैव अ ब्लास्ट ऑन द क्रूज, तो हैविंग अ ब्लास्ट का मतलब ड्रग्स कैसे है? इस पर क्या कहना है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास इसके तथ्य क्या है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पंचनामे की कॉपी आज तक के पास भी मौजूद है और इस पंचनामे में बाकायदा जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम या कोई भी एजेंसी जब आरोपी को गिरफ्तार करती है तो मौका वारदात पर एक पंचनामा होता है जिसमें विटनेस होते हैं और जो आरोपी होते हैं वो उनके बारे में लिखवाया जाता है। तो इस पूरे पंचनामा में बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया था कि अरबाज के सूज से ड्रग्स रिकवर हुआ, आर्यन का उसमें बयान था, सभी विटनेस के आरोपियों के उसमें जो साइन है वो होते हैं। हालांकि इसी पंचनामे पर खेल हो गया था, जो प्रभाकर है उसने काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया था, लेकिन पंचनामे में बाकायदा ये लिखा हुआ था, जो हमने एक्सेस भी किया था, कि आर्यन और अरबाज ने कहा था वो क्रूज में जा रहे थे ब्लास्ट करने के लिए। इसके अलावा एएसजी ने यह भी कहा कि अलग अलग लोगों से अलग अलग किस्म की जो ड्रग्स है वो रिकवर की गई है, इस वजह से सेक्शन 28, 29 वो इम्पोज किया गया है, वो लगाया गया है। इसके अलावा इसके बीच में ही जस्टिस सांबरे है, जैसा विद्या हमारी सहयोगी बता रही हैं हाई कोर्ट से, कि इसी वजह से जस्टिस सांबरे ने पूछा तो इसी वजह से आपने सेक्शन 37 लगाया, तो उनका कहना है कि रिमांड के बाद, पूछताछ के बाद 37 लगाया। तो कुल मिलाकर जो पंचनामा है वो पंचनामा पढ़ रहे हैं एएसजी अनिल सिंह, और उसमें उन्होंने कहा कि जो क्रूज है, क्रूज में पार्टी में आर्यन और अरबाज वो जा रहे थे ब्लास्ट करने के लिए। और जैसा आपने सवाल पूछा कि क्या ब्लास्ट करने का मतलब ड्रग पार्टी, तो इस पर हवाला दिया एएसजी ने कि अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की ड्रग रिकवर हुई है। और ऐसा एनसीबी ने पहले भी कहा था जब ये पूरा केस ऑनगोइंग था, हालांकि अभी भी ऑनगोइंग है, लेकिन जिस वक्त ऑपरेशन चल रहा था मुंबई में, अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तब एनसीबी ने दावा किया था कि एमडीएमए और तमाम अलग अलग ड्रग्स रिकवर हुए। देखिए गौरव, यहाँ आपको समझने वाली बात होगी कि जो ये केस है, ये केस क्या बनाया गया? ये केस बनाया गया, इसमें 20 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो ड्रग्स कंज्यूम करने वाले हैं, ऐसा दावा एनसीबी का, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जिससे ड्रग्स खरीदी जा रही थी उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो लोग पार्टी में शामिल होने जा रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो लार्जर पिक्चर ये है कि 20 लोगों को गिरफ्तार करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक केस बनाया है कॉन्स्पिरेसी का, कि जिसमें लोग पार्टी में जा रहे थे, ड्रग पार्टी थी। इसी वजह से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसी वजह से सेक्शन 29 का जिक्र किया गया है। और जो शुरुआत में एएसजी ने यह दलील दी कि ये केस ड्रग्स कंज्यूम करने का तो है ही नहीं, ये ड्रग्स है पोजीशन का, ये ड्रग्स है प्रोक्योरमेंट का। तो ये क्लियरिटी अभी और जो दूसरी दिलचस्प बात जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अदालत में कह रहे हैं, कांड से हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल ड्रग कंजम्पशन का मामला था। सेक्शन 29 इसलिए लगाया गया क्योंकि 11 नाम थे उस सीक्रेट नोट के बारे में। और अरविंद, आप हमें उस सीक्रेट नोट के बारे में भी और बताइएगा, जिनमें से 8 को गिरफ्तार किया गया है, तो वो बाकी कौन है 3 जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया? पहली बात। और दूसरी बात, क्यूमुलेटिव ड्रग क्वांटिटी वाज ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी, यानी अगर सबके पास से जो ड्रग्स बरामद किए जाएं तो यह पर्सनल कंजम्पशन का मामला नहीं, यह कमर्शियल क्वांटिटी बनती है। लेकिन ये कौन थे 11 नाम? क्या इसके बारे में और जानकारी है कि 8 गिरफ्तार हुए, बाकी 3 कौन?
जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इस पर विवाद भी हुआ था। इस पर जो एनसीपी के लीडर है नवाब मलिक, उन्होंने जब ये केस चल रहा था, उन्होंने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात पर की थी कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ये सेलेक्टिव अरेस्टिंग है, और बाकी कुछ नामों का खुलासा किया था, जिसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर भी थे, कुछ जानने वाले भी थे। ऐसा आरोप लगाया था एनसीपी के लीडर नवाब मलिक ने कि उनको छोड़ दिया गया, जिस पर बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञानेश्वर सिंह, जो फिलहाल विजिलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गौरव, और उन्होंने बाकायदा 6 नामों का जिक्र किया था और कहा था कि उनको छोड़ा नहीं गया, बल्कि उनको सम्मन देकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर बुलाया गया, उनके मोबाइल की जांच की गई, जब कोई एविडेंस नहीं मिला तब उनको छोड़ा गया। लेकिन हालांकि इस पर राजनीति अभी भी जारी है, अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि कल नवाब मलिक ने बाकायदा एक आरोप लगाया था कि एक दाढ़ी वाला शख्स है जिसका वीडियो है, आखिर उसको क्यों छोड़ा गया। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप। और एक और बड़ी खबर इसी समय आ रही है, आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग्स की पूरी जानकारी थी, ये कह रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस सांबरे की अदालत में। और मुस्तफा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बड़ी खबर ज्यादा जानकारी के साथ। यानी आर्यन खान जब क्रूज पर गए तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक उनको ड्रग्स की पूरी जानकारी थी। किस आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, मुस्तफा? जी बिल्कुल, कई सबूत और विटनेसेस जो हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो मेन आर्ग्यूमेंट डिफेंस का है उसको पूरी तरह से चैलेंज करने की कोशिश इस वक्त एनसीबी की तरफ से की जा रही है। और इसी दौरान एनसीबी ने ये किया, आप कह सकते हैं कि दावा किया है कि आर्यन खान जब क्रूज पर पहुंच रहे थे उससे पहले ये ड्रग्स पार्टी है इसकी उन्हें जानकारी थी। इस बात का दावा जो है वो एनडीपीएस आप कह सकते हैं जो लॉयर हैं एनसीबी के, उन्होंने हाई कोर्ट में किया है। वो साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट हैज टू बी डेल्ट विद इन अ स्ट्रिंजेंट मैनर, मतलब वो ये बता रहे हैं कि जो सेक्शंस है एनडीपीएस एक्ट के वो काफी स्ट्रिंजेंट सेक्शन है, उसमें इतने आसानी से बेल नहीं दी जा सकती। और ये भी कह रहे हैं कि इवन इन बेल एप्लीकेशन देयर आर साइटेशंस दैट अंडर एनडीपीएस बेल इज एक्सेप्शन। वो कह रहे हैं अनिल सिंह के एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर किसी को बुक किया जाता है तो वो एक हीनियस क्राइम है, बड़ा जुर्म है, और उसके अगेंस्ट में जो बेल है वो रेयर केसेस में देनी चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए, वो नॉर्म नहीं होना चाहिए। तो कड़े तौर पर एक तरह से एनसीबी जो है वो आर्यन खान और बाकी के जो 2 आरोपी है उनकी बेल का अपोजिशन कर रही है। कड़े तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विरोध कर रही है आर्यन खान और बाकी आरोपियों को बेल दिए जाने पर। इस बीच इस केस की एक परत और भी है, और तंसीम हैदर मेरे सहयोगी उस परत के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर जो जांच अधिकारी हैं इस केस के, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, उनको इस बात का डर है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और इसीलिए वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। अब वो उस समिति के सामने भी और अपने वकीलों के सामने भी पहुंचे हैं। तंसीम, आपके पास ज्यादा जानकारी है वो क्यों नहीं चाहते समीर वानखेड़े कि इसकी जांच मुंबई पुलिस करे, सीबीआई जांच के पक्ष में क्यों है? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि शुरू से जैसे समीर वानखेड़े पे इल्ज़ाम लगाए गए वो इल्ज़ाम बेहद संगीन थे। उसमें पैसों के ट्रांजैक्शन की बात की गई, उसमें क्रूज से जो कुछ आरोपी थे उनको छोड़ने की बात कही गई, उसमें ये भी आरोप लगाए गए कि क्रूज पार्टी में सैकड़ों लोग जमा थे, उनमें से चुनिंदा लोगों को ही क्यों चुना गया, और जो पंच थे पंचों के पैसे के लेन देन की बात की गई। तो ऐसे जो आरोप लगे वो बेहद संगीन है। यही वजह है कि दिल्ली की 5 सदस्यीय टीम जो है दिल्ली एनसीबी की डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के अगुवाई में यहाँ पे मौजूद है, और वो लगातार यहाँ पे विटनेसेस जो गवाह हैं इस मामले के जो इसमें शामिल हैं उनके बयान दर्ज कर रहे हैं। कल से लेकर आज तक, कल भी समीर वानखेड़े के बयान इस मामले में दर्ज किए गए थे। जहाँ तक मुंबई पुलिस का सवाल है, ये एक बात बिल्कुल साफ है कि समीर वानखेड़े ने जताया है कि उन्हें मुंबई पुलिस पर एतबार नहीं है, विश्वास नहीं है। यही वजह है कि वो बार बार कह रहे हैं कि इस केस की अगर जाँच करवानी भी है तो इस केस की जाँच सीबीआई को सौंप दी जाए, किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंप दी जाए, और वो मुंबई पुलिस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। और
और उन्हें इस बात का डर भी है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि FIR करके कहीं मुंबई पुलिस उन्हें अरेस्ट ना कर ले, क्योंकि इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं और वो बेहद संगीन है। तो यही वजह है कि उन्होंने कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की और कोर्ट ने ये भी कहा, कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दिया है ये कहते हुए कि कोई भी गिरफ्तारी अगर उनकी होती भी है, किसी मामले में करने की ज़रूरत पड़ती भी है, तो जो भी एजेंसी होगी, जो भी पुलिस होगी, मुंबई पुलिस उनको 3 दिन पहले इस बात के लिए इन्फॉर्म करेगी कि उनकी गिरफ्तारी की जानी है। तो जाहिर है उनके लिए रिलीफ तो है, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा ज़रूर है कि मुंबई पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। गौरव, अब ये मामला ना ऐसा नज़र आता है कि एक स्टेट एजेंसी और एक सेंट्रल एजेंसी के बीच में मुझे लगता है घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल एजेंसी है, उसने क्रूज पार्टी में एक रेड की, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उस इन्वेस्टिगेशन को गलत बताने की कोशिश स्टेट एजेंसी और स्टेट पड़ाव पर है इस समय उसकी तरफ से शामिल लोगों ने किया। बहुत अहम पड़ाव पर है इस समय ये केस। बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्या क्या दलील दे रहे हैं। बेल is not a norm, bail is an exception in NDPS cases, ये कह रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह। ये खबर और बहुत कुछ